गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग विज्ञान एक देख रहे हैं और हमारा पार्ट एक चल रहा है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग को याद होगा गुरुत्वाकर्षण में हमने पिछले वीडियो में मुक्त पतन देखा था, है ना। मुक्त पतन में हमने ये जानकारी देखी कि जिसमें आप लोग को लिखा गया था कि यदि कोई छोटा भी पिंड अगर हम लोग हाथ में लेकर नीचे छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। जब भी कोई भी वस्तु हम लोग ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग 0 ही होता है, परंतु उसको हवा क्या करती है, बल लगा के घर्षण करके उसका विरोध करती है और इस तरह से उसका मुक्त पतन नहीं हो पाता। परंतु क्रिया वही है, मुक्त पतन इसी को कहते हैं। और ये मुक्त पतन होता कब है? जब यही क्रिया हम लोग निर्वात में करें। निर्वात यानी कि जहाँ पे हवा बिल्कुल भी ना हो, ऐसी जगह को निर्वात कहते हैं। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोग को मुक्त पतन क्या होता है। इसमें हम लोगों ने इसके बाद न्यूटन के तीनों गति संबंधी नियमों की जानकारी प्राप्त की और उसके बाद मुक्त पतन का उदाहरण भी आप लोग को यहाँ पे किताब में दिए गए अनुसार मैंने समझाकर बताया था कि चंद्रमा और सैटेलाइट जैसे कृत्रिम उपग्रह अगर हम लोग पृथ्वी के बाहर छोड़ते हैं तो वो गतिशील हो जाते हैं और ये है मुक्त पतन के उदाहरण। अब उसके बाद हम लोगों ने आज जो भाग देखने जा रहे हैं वो है बेटा हल किए गए उदाहरण। हल किए गए उदाहरणों में देखिए आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैं जानता हूँ कि उदाहरण की जब बात आती है तो हम लोग को थोड़ा सा वो अटसटा सा लगने लगता है और हमारी इच्छा नहीं होती कि क्या ये उदाहरण वगैरह हम लोग को तो सिर्फ जो जानकारी दी है वही पढ़नी है। लेकिन बेटा आप लोग को एक बात मैं आपको बता दूं कि इन उदाहरण के ऊपर भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते ही हैं, तो ये उदाहरण भी हम लोग को देखने ही हैं। तो ये बहुत आसान से उदाहरण हैं, जल्दी से ये हमारे 2 उदाहरण हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा देखेंगे और ये दोनों उदाहरण के बाद आज हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद आने वाले भाग में मैं आप लोग को पलायन वेग और मुक्ति वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी पढ़ाने वाला हूँ। वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है जो कि हम लोग और अच्छे से जानेंगे, लेकिन उसके पूर्व मैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तक आप लोग को आज बता दूंगा। तो देखिए बेटा पहला उदाहरण हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक 3 केजी द्रव्यमान का लोहे का गोला था, वो हमने 125 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। अब कोई मान लीजिए कि लोहे का गोला है 3 किलो का और वो मैंने 125 मीटर ऊपर जाकर, मतलब कोई फ्लैट पर मैं चढ़ाऊँ और उसकी ऊंचाई 125 मीटर ऊंचाई है और वो मैंने नीचे नीचे गिरा दिया। तब हम लोग को इन 3 चीज़ों को ज्ञात करना है। अब देखिए बेटा कि यहाँ पे जी का मान वैसे तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड वर्ग होता है, परंतु आपकी किताब में यदि जी का मान 10 मीटर बटे सेकंड वर्ग दिया गया है तो हम लोग को जो दिया गया है वही मान लेना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जी का मान हमको 10 मीटर पर सेकंड वर्ग दिया है, मानकर नीचे दी गई राशियों के मान ज्ञात करने हैं। अब जैसे आप लोग को पता है बेटा कि में आप लोग को लिखा है कि जमीन तक पहुंचने के लिए लगने वाली समयावधि, मतलब जब उसका प्रारंभिक वेग 0 था, है ना। जब भी कोई वस्तु हम लोग ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। तो नीचे तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा वो ज्ञात करना है। फिर जमीन तक पहुंचते समय उसका वेग कितना था ये भी हमको ज्ञात करना है। और फिर तीसरा पॉइंट है आधे समय में उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये आप लोग को भी ज्ञात करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टी, वी और एस से इसको संबोधित किया हुआ है, यानी कि ये 3 संख्याएं हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखिए बेटा जो सामग्री या दत्त में हम लोग को संख्याएं दी गई होती है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लोहे का द्रव्यमान मैंने यहाँ पे लिखा m बराबर 3 kg, स्मॉल m हम लोग को लिखना है क्योंकि कैपिटल M जो होता है ना वो पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग मानकर चलते हैं। फिर इसके बाद आता है तय की गई दूरी, यानी कि दूरी जो है हम लोग h ना लेते हुए हाइट नहीं लेनी है बेटा, हम लोग को s लेना है। s इज इक्वल टू मतलब s बराबर 125 मीटर आप लोग को दूरी दी गई है और प्रारंभिक वेग आप लोग को पता है कि u बराबर 0 होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने वाली वस्तु हम लोगों ने किसी भी बल से नहीं छोड़ी है, इस वजह से उसका वेग भी 0 रहेगा। और त्वरण यानी कि a
जो होता है, परंतु हम लोग को यहाँ पे ए यानी कि गुरुत्वीय त्वरण लेना है, इसलिए जी लेंगे और उसका मान आप लोग को यहाँ पे दिया गया है बेटा 10 मीटर पर सेकंड वर्ग। अब देखिए आप लोगों को अ, ब और क, यहाँ पे तीन चीज़ें आप लोग को समझाकर बताई गई है, अ, ब और क। अब तीनों में हम लोग अलग अलग चीज़ें निकालने वाले हैं। अ में तो सबसे पहले हम लोग उसको लगने वाला समय निकालेंगे, फिर ब में हम लोग को उसको पहुंचने के लिए लगने वाला वेग निकालेंगे, और क में हम लोग देखने वाले बेटा कि उसको लगने वाले समय के आधे समय में वो कितनी दूरी तय करेगा, है ना। ऊंचाई आप लोग को उसमें निकालनी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहला वाला पॉइंट देखते बेटा, न्यूटन के दूसरे समीकरण के अनुसार अभी हम लोग को टी ज्ञात करना है ना। टी ज्ञात करने के लिए हम लोग को यहाँ पे दूसरा नियम यूज करना पड़ेगा न्यूटन का, जो कि एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग है। अब हम लोग को जो जो संख्याएं दी गई है, सामग्री दी गई है, वो सब यहाँ पे रख देंगे। एस बराबर 125 है, u बराबर 0 है, गुना टी हम लोग निकालने वाले, तो जैसे कि वैसे ही रखेंगे धन 1/2 गुना ए यानी कि जी कितना है 10 है, और गुना टी का वर्ग जैसे कि वैसे ही रखेंगे। अब देखिए बेटा 0 गुना अगर टी करें तो 0 हो जाता है, तो हमारा मतलब ये गणित कैसा बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा देयरफॉर, इसलिए 125 बराबर 1/2 गुना 10 गुना टी का वर्ग। अब 10 को 2 से भाग दे दिया तो 10 2 पंचे 10 मतलब 5 टी वर्ग, यहाँ पे इसका जवाब मिल जाता है हम लोग को 5 टी वर्ग। अब हम लोग को 125 बराबर 5 का टी वर्ग, इस तरह से यदि समीकरण मिलता है तो टी वर्ग अगर ज्ञात करना हो तो टी वर्ग यानी क्या करेंगे हम लोग, सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या। बाजू की संख्या क्या थी, 5 है, तो टी वर्ग बराबर 125 बटे 5 बराबर कितना है, 125 को 5 से भाग देंगे तो आपका उत्तर बराबर 125 आता है। तो यदि इसके बाद इसको हल करते हैं तो देखिए बेटा मैंने किताब में कॉपी में न लिखते हुए इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे हल करके लिख कर दिया मैंने कि टी वर्ग बराबर 25 है, तो टी बराबर क्या होगा, वर्गमूल 25, मतलब इसका जो वर्ग है वो सामने वाली संख्या का वर्गमूल बन जाता है। ये गणित आप लोगों ने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक देखे हुए हैं, ये आपको आसानी से आ जाएगा। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 5, तो टी यानी कि लगने वाला समयावधि हम लोग को कितना लगा, 5 सेकंड, यानी कि अगर हम लोग कोई भी 3 किलो का गोला 125 मीटर से ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो उसको लगने वाला समयावधि यानी कितना होगा, सिर्फ 5 सेकंड। सिर्फ 5 सेकंड में वो जो गोला है वो नीचे तक आ जाएगा। इसके बाद ब पॉइंट हम लोग देखेंगे न्यूटन के पहले समीकरण के अनुसार। अब न्यूटन के पहले समीकरण का उपयोग करके हम लोग उसको लगने वाला वेग ज्ञात करेंगे। तो सूत्र क्या है, बराबर v बराबर u धन ए टी। अब आपको पता है कि u यानी कितना है बेटा, 0 है, और a यानी कि 10, और t जो हमने अभी याद किया वो है 5, तो 10 गुना 5 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड। तो लोहे के गोले का जमीन तक पहुंचने का समय वेग कितना होगा बेटा, 50 मीटर पर सेकंड, मतलब 50 मीटर पर सेकंड यह स्पीड से वह नीचे तक गिरता हुआ आएगा। अब हम लोग क पॉइंट देखते हैं। क में हम लोग को निकालना है कि जो समय हम लोगों ने ज्ञात किया 5 सेकंड में वो ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके आधे समय में वो कितनी दूरी तय करेगा, ये सवाल है। तो कुल समय के आधा समय यानी कि 5/2 बराबर 2.5 सेकंड हो गया। अब उस समय लोहे के गोले द्वारा तय की गई दूरी मान लीजिए कि s है। कितना है, s, यहाँ पे s जो है ये सेकंड है, और s दूरी, ये s दूसरा है बेटा, ये s यानी कि दूरी है। तो सूत्र है बेटा s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। तो s बराबर u की संख्या हम लोगों ने 0 गुना t कर दिए, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे t नहीं लिखा, धन 1/2 गुना a कितना है, a बराबर g यानी कि 10 गुना t जो अभी हमने ज्ञात किया हुआ था वो 2.5 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 2.5 का वर्ग बराबर, अगर इस इक्वेशन को हमने हल किया 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 गुना 2.5 का वर्ग यानी कि 6.25 को अगर 5 से गुना करें तो आपको उत्तर आएगा बेटा 31.25 मीटर। मतलब आधे समय में गोले की लोहे के गोले की ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 125 मीटर, 125 में से 31.25 अगर निकाल लिए, है ना, ये ओरिजिनल ऊंचाई है, और आधे समय में हमने ज्ञात की हुई ऊंचाई 31.25 है। तो इसको हल करने के बाद आपको आधे समय में लोहे की गोले की ऊंचाई मिल रही है बेटा 93.75 मीटर। तो ये समझ में आ गया आप लोग को ये गणित, है ना, सुनने में और समझने में आप लोग को मजा आया कि नहीं। अब चलते हैं हमारे उदाहरण 2 की तरफ। उदाहरण 2 में आप लोगों को एक टेनिस के गेंद के
ऊपर फेंकने के बाद होने वाली क्रियाएं के बारे में पूछा गया है। मान लीजिए कि एक टेनिस की गेंद, हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, टेनिस की गेंद हरे रंग की आप लोगों ने देखी होगी, वो हम लोग को ऊपर फेंकनी है। मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे छोड़ रहे थे, अभी हम लोग को क्या करना है, पहले तो हम लोग को वो गेंद को ऊपर फेंकना है और वह 4.05 मीटर ऊंचाई तक पहुंचकर नीचे आई। मतलब देखिए 4.05 मीटर ऊंचाई तक वो ऊपर गई और उसके बाद वो नीचे आई, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। देखिए बेटा, आपको तो पता है कि उसका प्रारंभिक वेग तो जीरो ही होगा। सॉरी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर से नीचे नहीं फेंका, पहले हम लोगों ने नीचे से ऊपर फेंका, इसलिए उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा ये हमको पता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल से उसको हमने ऊपर फेंका था। फिर उसे नीचे आने की कितना समय लगेगा और उसको नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, मतलब दूसरे इसमें हम लोग को टाइम ज्ञात करना है, टी निकालना है, और पहले इसमें हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग यू निकालना है। ठीक है, अब बेटा हम लोग यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दो भाग किए हुए हैं। पहला भाग है गेंद की ऊपर जाने की क्रिया, और दूसरा भाग मैंने ये किया बेटा, जब गेंद की नीचे आते समय क्रिया क्या होती है वो हम लोग यहाँ से दूसरे भाग में इसमें देखेंगे। तो देखिए पहले भाग में मैंने क्या किया कि गेंद का अंतिम वेग जो था वो जीरो था। आप लोग को पता है कि जब वो ऊपर गया, वो जितने बल से मैंने मतलब वो गेंद को ऊपर फेंका था, तो उसका प्रारंभिक वेग हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है, लेकिन उसका फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग क्या होगा, जीरो होगा, v बराबर जीरो। तो गेंद के द्वारा तय की गई दूरी है 4.05 मीटर। गेंद का त्वरण यानी कि a बराबर ऋण g, ये ऋण संख्या आप लोग को पता है क्यों लगी है, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी को यानी कि गुरुत्वीय बल को अपोज कर रहे हैं, मतलब उसको विरोध कर रहे हैं, उसको विरोध में ही हम लोग वो उस गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं ना, इसलिए ऋण g ये संख्या आएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी संख्या बन जाएंगी बेटा ऋण 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग। जैसे यहाँ पे जी का मान यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि इसके पहले वाले गणित में लिए थे वैसे ही। तो न्यूटन का तीसरा नियम अब हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as। अब जैसे कि आप लोग को पता है बेटा v बराबर 0 है, मतलब उसका जो अंतिम वेग था वहां पे जाकर रुक गया, वो 0 हो गया था, बराबर u का वर्ग धन 2 गुना ऋण 10 गुना 4.05। ये संख्या जैसे कि वैसे हमने रख दी। अब इसको हल करने के बाद आपको इसका उत्तर कितना मिलता है, u वर्ग इधर हो जाएगा और ऋण 10 गुना यानी कि 2 यानी कि ऋण 20 हो जाएगा, और ऋण 20 गुना 4.05 यानी कि 81, वो उसका उत्तर आता है। तो u वर्ग बराबर 81 अगर हम लोग को मिला, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यदि हम लोग को u ज्ञात करना हो तो u बराबर क्या होगा, वर्गमूल 81, और 81 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 9। ये पता है ना आप लोग को, 9 का वर्ग 81 और 81 का वर्गमूल 9। तो u बराबर 9 मीटर पर सेकंड का वर्ग, मीटर पर सेकंड सॉरी। तो ये होगी उसका प्रारंभिक वेग, मतलब 9 मीटर पर सेकंड इस गति से वो ऊपर तक गया। अब हम लोग दूसरा भाग देखेंगे। दूसरे भाग में हम लोग को क्या करना है कि अब हम गेंद के नीचे आने की क्रिया देखेंगे। माना कि गेंद t समय में नीचे आती है, मतलब हम लोग को अभी टाइम ज्ञात करना है, समय क्या होगा ये ज्ञात करना है हम लोग को नीचे आने के लिए। तो अब गेंद का प्रारंभिक वेग जो है अब 0 मीटर पर सेकंड लेंगे बेटा हम लोग। क्यों, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा था, तो उसका आते समय वहां से छूटने का प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। गेंद के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 4.05 मीटर, और गेंद का वेग जो है उसका त्वरण एक ही दिशा में होने के कारण a बराबर g बराबर 10 मीटर पर सेकंड लेंगे। देखिए अब यहाँ पे ऋण 10 नहीं लिया हमने, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब ग्रेविटी अपनी तरफ उसको खींच रही है, गुरुत्वीय बल उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए यहाँ पे ऋण संख्या नहीं आएंगी, इसको कोई अपोज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड लेंगे। न्यूटन के दूसरे समीकरण के अनुसार आपको यहाँ पे पता है s बराबर, न्यूटन का सूत्र है दूसरा, s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करेंगे बेटा, s की संख्या हम लोगों ने रख दी यहाँ पे, s यानी कि दूरी कितनी है 4.05 बराबर u गुना t। u तो 0 था, इसलिए t से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, धन 1/2, a का मान कितना है 10 है, और t वर्ग जैसे कि वैसे लिखेंगे। अब इसको हल करने के बाद आपको क्या उत्तर मिलता है, 10 को अगर 2 से भाग दिया तो 5t का वर्ग यहाँ पे उत्तर बचता है। तो 4.05 बराबर 5t का वर्ग, ये
इक्वेशन आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। अब हम लोग टी का वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं, तो टी का वर्ग ज्ञात करते समय हम लोग को क्या पता है, आप लोग को सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, यानी कि टी वर्ग बराबर 4.05/5 बराबर, इसको हल करने के बाद आपको उत्तर मिलता है 0.81। और यदि हम लोगों ने टी का वर्ग बराबर 0.81 लिया तो यही टी बराबर क्या हो जाता है, वर्गमूल 0.81। और आप लोग को जैसे पता है कि अगर इसका वर्गमूल हमने ज्ञात किया तो 81 ये 9 का वर्ग है, तो 0 जैसे कि वैसे आएगा, तो इसका उत्तर आता है बेटा टी बराबर 0.9 सेकंड। तो गेंद को नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, 0.9 सेकंड लगेगा, और उसे ऊपर जाने के लिए भी उतना ही समय लगेगा, है ना। तो गेंद को लगने वाला कुल समय कितना होगा बेटा, मतलब ऊपर जाने का वेग पकड़ कर चलेंगे और नीचे आने का वेग पकड़ कर चलेंगे, तो सॉरी, उस ऊपर जाने वाले समय पकड़ कर चलेंगे और नीचे आने वाला समय पकड़ कर चलेंगे। 0.9 सेकंड धन 0.9 सेकंड यानी कि 1.8 सेकंड उसको कुल समय लगेगा नीचे से ऊपर जाकर और दोबारा नीचे आने के लिए। तो ये आप लोग को समझ में आ गया स्टूडेंट। ये जो भाग हमने, ये दोनों गणित आज हमने जो देखे हैं, ये आप लोग एक बार अपनी पक्की कॉपी में उतार के रखिए ताकि आप लोग को इसको देखने के बाद तुरंत समझ में आ जाए। अब हम लोग चलते हैं बेटा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी 9वीं कक्षा की किताब मैंने आप लोग को सामने रखी गई है। इसमें आप लोग को एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो गति के, न्यूटन के गति संबंधी जो 3 नियम देखे ना, वो यहाँ पे दिए गए हैं पेज नंबर 8 पर। v बराबर यू धन ए टी, एस बराबर यू टी धन ए टी 1/2 ए टी का वर्ग, वी वर्ग बराबर यू वर्ग धन 2 ए एस। ये तीनों अलग अलग संबंध दर्शाते थे, है ना। ये आप लोगों ने क्या देखे थे, ये न्यूटन के गति संबंधी नियम आप लोगों ने इसमें देखे हुए हैं, त्वरण वगैरह। इसके पूर्व आप लोगों ने ये सब चीज़ें देखी हुई है ना, पिछली कक्षा में। अब हम लोग दूसरे भाग में, दूसरे पार्ट में चलेंगे जिसका नाम था कार्य और ऊर्जा। याद है आप लोग को, जिसमें हमने ऊर्जा के बारे में देखा था बेटा, याद है आपको। ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, हमने देखा था गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का समीकरण याद है आप लोग को, हमने क्या देखा था पिछले कक्षा में, वो है बेटा W बराबर mgh, मतलब कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल है mg गुना h, यानी कि W बराबर mgh। यानी कि आप लोग को यदि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र ज्ञात करना है तो कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है बराबर mgh, वो हमने ज्ञात किया हुआ था। इसके बाद आप लोगों ने ये उदाहरण आपको याद होगा, है ना। इसमें हम लोगों ने एक पिंड A से B और B से C के दरमियान फेंकी थी, है ना, वो नीचे आते हुए हमने देखा था। तो इसमें जो तीनों पिंड पर, बिंदु A पर, B पर और C पर कुल ऊर्जा कितनी थी, यहाँ पे हमने ज्ञात की हुई थी। तो कुल ऊर्जा यहाँ पे आप लोग को मिली कि पहले A पर भी mgh मिला है, B पर भी mgh मिली है और C पर भी हमको mgh, ये सूत्र मिला हुआ था, है ना। और इसके अलावा बेटा आप लोगों ने पिछली कक्षा में मुक्त पतन भी देखा हुआ है, जो कि फ्री फॉल इस साल भी हमने देखा हुआ है ना। तो कभी भी कोई भी जो पढ़ाई होती है वो ज़ाया नहीं जाती। अब पिछली कक्षा में जैसे आप लोग को बताया गया था कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप लोगों ने सीखा हुआ है। तो पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह आप लोगों को पता है, उसका सूत्र mgh होता है। यह ऊर्जा सापेक्ष होती है और पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई बढ़ने पर वह बढ़ती जाती है। इसकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। पता है आप लोग को बेटा कि यदि आप लोगों ने पृष्ठभाग से किसी पिंड को ऊंचाई पर फेंका तो वो उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएंगी, और जितनी ज़्यादा ऊर्जा से उसको फेंकेंगे तो उतनी ज़्यादा उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ेगी, है ना। तो इसमें उसका जो इसको उस मतलब ये ऊंचाई पर फेंकने के लिए किसी भी पिंड को आपको प्रारंभिक वेग ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभिक वेग जितना ज़्यादा होगा उतनी वो दूर जाएंगी। तो m द्रव्यमान तथा पृष्ठ के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित पिंड का स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। ये अभी मैंने आप लोग को बताया इसका सूत्र। और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर वह 0 होती है, ऐसा हमने देखा है। और पिछली कक्षा में वो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कितनी होकर रुक जाती है बेटा, 0 होती है, ये भी हमने पिछले कक्षा में देखा हुआ है। तो h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में अत्यंत कम होने के कारण जी का मान हम स्थिर मान सकते हैं और उपयुक्त सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। मतलब देखिए कि यदि h का मान तो g के मान से तो कम ही होगा ना,
क्योंकि जी का मान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, गुरुत्वीय त्वरण बहुत ज़्यादा होता है। और एच यानी कि कुछ लिमिट तक ही हम लोग किसी भी त्रिज्या, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या से अगर तुलना करें एच ऊंचाई, तो वो कम ही होगी। सो देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैंने जी का मान आकृति के द्वारा आप लोग को समझा कर बताता हूँ। जैसे कि है आर जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है ना। और जैसे जैसे एच की ऊंचाई कम है, आर की तुलना में एच की ऊंचाई कम है, तो जी का मान जो है वो स्थिर रहेगा, 9.8 रहेगा। जैसे जैसे हाइट थोड़ी बढ़ेगी, है ना, और आर का मान उतना ही रहेगा, तब जी का मान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो आर का मान कम, जी का मान कम कम होता जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 7.8 है, और जैसे ही ये पृथ्वी की कक्षा को छोड़ता है, एच की ऊंचाई मान लीजिए कि और ज़्यादा बढ़ गई, है ना, तो जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब पृथ्वी की कक्षा के बाहर कोई भी पिंड अपनी ऊंचाई बढ़ा देता है और उसकी त्रिज्या के बाहर वो निकल जाता है ना, इसका मतलब ये मानकर चलते हैं बेटा कि उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और उसके बाहर भी जाने के बाद ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी बनती है ना। जैसे कि हमने ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हमने देखा हुआ है, ये फार्मूला हम लोग को पता है कि mgh है, लेकिन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जब ये ऋणात्मक हो जाता है, जिसकी संख्या 0 हो जाती है, जी यानी कि 0 हो जाता है मान, तो इसका सूत्र हमने यहाँ पे देखा हुआ है बेटा, Gmm/r h। यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताई गई है कि h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में अत्यंत कम होने के कारण जी का मान स्थिर मान सकते हैं और उपयुक्त सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। परंतु h का मान अधिक होने पर जी का मान ऊंचाई के अनुसार कम होते जाता है। जी का मान देखिए ऊंचाई ऊंचाई के अनुसार क्या क्या हो रहा है बेटा, कम कम हो रहा है जैसे जैसे h बढ़ रहा है। पिंड पृथ्वी से अनंत दूरी पर होने पर जी का मान 0 होता है, और अनंत दूरी पर हो गया तो ये क्या है, जी का मान क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। और पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता। अब इस पर कोई भी पिंड अगर पृथ्वी की कक्षा के बाहर चला गया तो उसके ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करेगा बिल्कुल भी। इस कारण वह पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 0 मानी जाती जाती है, यानी कि गुरुत्वीय ऊर्जा क्या हो जाएंगी, उसमें 0 हो जाएंगी। अतः दूरी उससे कम होने पर स्थितिज ऊर्जा ऋण हो जाती है, और पिंड के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित होने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋण Gmm/r/h के बराबर होती है। यहाँ m और r पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या है। यहाँ पे कैपिटल M और कैपिटल R क्या है बेटा, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, और ये जो कैपिटल R है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। इस तरह से हम लोग इसको संबोधित कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ बेटा ये जो वीडियो आज हमने देखा हुआ है ये आप लोग को समझ में आया, लेकिन नहीं समझ में आया तो ये वीडियो एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, समझने की कोशिश करिए। अभी तक जितना पोर्शन हमारा पढ़ाना हुआ है वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिए, और सामने आने वाले कभी टेस्ट हुई तो आप लोगों को प्रश्न उत्तर दिखने आने चाहिए। इस हिसाब से आपको पढ़ाई करती रहनी है ना। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास, बाय।